छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। दिल्ली से मुंबई आने तक लगभग 2 से ढाई घंटे लग गए। सुबह के 5 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर जेट लैंड किया। इतने घंटे ट्रैवलिंग करने तक युग की नज़र सिर्फ और सिर्फ मन्नत पर ही था। उसका होश में न आना युग को बहुत तकलीफ दे रहा है। युग एकटक मन्नत को ही देख रहा था। अपने मन में कहने लगा, क्यों मैं तुम्हें गाड़ी से उतरने दिया? सब मेरी गलती है। न तुम्हें बाहर जाने देता और न ये सब होता। फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई। मुंबई के सबसे महंगे हॉस्पिटल फोर्टिस में मन्नत को एडमिट कराया गया। इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर निहारिका काम करती हैं, जो कि साथ में युग की फैमिली डॉक्टर भी हैं। 20 फ्लोर वीआईपी वार्ड रूम नंबर 4202, उस वार्ड में मन्नत को एडमिट किया गया था। बहुत ही तेज़ स्पीड में डॉक्टर निहारिका उस वार्ड में आई। युग ने पहले ही खबर कर दिया था कि वह कुछ ही घंटों में पहुंचने वाला है, जिस वजह से डॉक्टर निहारिका युग का ही इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर निहारिका और हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर लगभग 1 घंटे तक मन्नत का उस वार्ड में ट्रीटमेंट करते रहे। वहीं वार्ड के बाहर ही सोफे पर युग बैठा हुआ था। वह अपना सिर सोफे से टेका दोनों हाथे पैर फैला के बैठा हुआ था। उसकी नज़र ऊपर सीलिंग को देखे जा रही थी। देखते देखते सुबह के पूरी तरह उजाला हो गया। डॉक्टर निहारिका और सीनियर डॉक्टर वार्ड से बाहर आए। डॉक्टर निहारिका के फेस पर छोटी सी स्माइल था और युग को देखकर बोली, मिस्टर बजाज, आप अपनी वाइफ के पास जाके बैठ सकते हैं। वह बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। अब उनकी बॉडी वर्क करना स्टार्ट हो गया। बस कुछ वक्त लगेगा, वह होश में आ जाएंगी। वह जैसे होश में आएंगी आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इतना बोलकर डॉक्टर निहारिका वहाँ से अपने कैबिन में चली गई। वहीं युग वार्ड में आया। मन्नत के बेड के पास एक स्टूल रखा था। उस स्टूल पर बैठा और मन्नत को देखे जा रहा था। मन्नत का बहुत ब्लीडिंग बह जाने की वजह से उसके फेस मुरझाया हुआ दिख रहा था। उसके होंठ सूख गए थे। युग धीरे से ही सही पर वह बोलने लगा, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की हो, पर तुम शांत अच्छी नहीं लगती। कुछ तो बोलो, पर बोलो। क्या तुम्हें मुझसे झगड़ा नहीं करना? क्या तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना? युग बोले जा रहा था। वह चाहता था कि मन्नत उठे, उससे लड़ाई करे, झगड़ा करे, पर उससे बात करे। युग लगातार बोले जा रहा था। मन्नत का इस तरह से शांत देख युग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अब युग को उसकी बड़बड़ बड़बड़ बकवास बातें सुनने की जो आदत हो गई थी। सुबह की 8 बजे हॉस्पिटल में मीरा जी, दादी, मोनिका सभी लोग आ गए। मीरा जी को पता था कि युग रात को ही आने वाला है, और जब वह लोग रात को नहीं आए तो वह शेरा को कॉल करके पूछी तो शेरा ने सब कुछ बता दिया था। युग जब अपनी मॉम, दादी सबको देखा तो और भी उदास हो गया। उसकी उदासी उसकी माँ और दादी अच्छे से समझ रही थी। मीरा जी तो रोने लगी। दादी ने पूछा, बेटा ये सब कैसे हुआ और तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुम पूरी रात अकेले परेशान होते रहे। युग को बोला नहीं जा रहा था। वह शांत एकटक मन्नत को देख रहा था। 15 मिनट सभी लोग वार्ड के अंदर मौजूद थे कि उतने में एक नर्स आई और बोली, सभी लोग बाहर जाइए, सिर्फ कोई एक ही रुकेगा अंदर। मीरा जी ने कहा, बेटा तुम्हारी हालत देखकर तो ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारे कपड़ों में भी ब्लड लगा है। तुम ऐसा करो, घर जाओ, फ्रेश होकर वापस आ जाना। मैं तब तक यहीं रुकती हूँ। दादी, शेरा सभी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। युग बिना अपनी माँ की तरफ देखे ही कहा, मॉम एक बार इसे होश में आ जाने दो।
8:45 पर मन्नत के शरीर में धीरे धीरे हलचल होने लगा। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। जब मन्नत का थोड़ा शरीर हिला, जैसे युग की नज़र उस पर गया, युग की धड़कनें तेजी से धड़कने लगा। वह जितना आज अंदर से खुश है, वह किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकता। मन्नत की आंखें पूरी तरह से खुला नहीं था, पर वह कुछ तो बोल रही थी। युग मन्नत के करीब जाकर कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ कह रही हो? इतने में मन्नत जोर से चिल्लाई, युग! इतना बोल मन्नत आंखें खोल दी और जब उसने अपने सामने युग को देखी तो उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। इस वक्त मन्नत के माथे पर पसीने आ गए थे और वह रोते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा ना? मन्नत की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। वह भी युग से बात कर रही थी कि पास में रखा लैंडलाइन फ़ोन से युग ने डॉक्टर निहारिका को कॉल लगाया। युग अपने दोनों हाथों से मन्नत के गालों को अपने हाथ में भर लिया और जोर से कहा, चुप, एकदम चुप। एक भी शब्द तुम कुछ नहीं कहोगी, समझी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल तुम ठीक नहीं हो। मन्नत ने आगे कहा, वह तुम्हारे कपड़े पर ब्लड लगा है, इसलिए मैं डर गई। ये ब्लड तुम्हारा ही है। उतने में डॉक्टर निहारिका अंदर आ गई और आते ही बोली, मिस्टर बजाज, आप बाहर जाइए। युग का जरा भी मन नहीं था कि एक पल के लिए भी मन्नत को अकेला छोड़ने का। युग मन में सोच ही रहा था कि डॉक्टर निहारिका वापस बोली, मिस्टर बजाज, आप प्लीज़ बाहर जाइए। युग आगे कहा, अगर मैं यहीं रुकूं तो मिस्टर बजाज आप वापस आ जाइएगा, पर अभी के लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। युग बेमन से बाहर आकर सोफे पर बैठा, जहाँ पर मीरा जी दादी पहले से बैठी हुई थी। मीरा जी टेंशन का भाव से पूछी, बेटा क्या हुआ? अभी अभी डॉक्टर अंदर भागते हुए गई, कुछ परेशानी वाली बात है क्या? नो मॉम, वह बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया है। इतना बोल युग सोफे पर आराम से बैठ गया। दादी हाथ जोड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। दादी युग के माथे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हारी अर्धांगिनी, आज उसके वजह से तुम बच गए हो। मुझे अब गर्व हो रहा है अपनी बहू पर। पास में खड़ी मोनिका थोड़ा दूर जाकर सोचने लगी, आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन आ गया कि डायरेक्ट फायर ही कर दिया। जो भी हो, इसमें तो मेरा ही फ़ायदा हुआ है, पर बचे ना तब। क्या मुझे इसके दुश्मन का पता लगाना चाहिए जिसमें मेरा भी फ़ायदा हो? पर है कौन वह जिसने मुंबई छोड़ दिल्ली में जाकर वॉर किया? मतलब बहुत चतुर होगा। 20 मिनट लगातार चेकिंग करने के बाद डॉक्टर निहारिका बाहर आई। स्माइल करते हुए बोली, अब आप सभी जाकर उनसे मिल सकते हैं। सभी लोग वार्ड के अंदर गए। मन्नत ने जब अपनी आंखों के सामने पूरी फैमिली को देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वह इस वक्त कहाँ है, मुंबई या दिल्ली। माँ आप, दादी आप, मैं कहाँ हूँ इस वक्त? मीरा जी मन्नत के बाजू में बैठते हुए बोली, बेटा तुम इस वक्त मुंबई के हॉस्पिटल में हो। इतने में मन्नत जोर से रोने लगी। उसको इस तरह से रोता देख मीरा जी बोली, बेटा क्या हुआ तुम्हें? मन्नत रोते हुए बोली, माँ मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, क्या ये ठीक हो जाएगा? क्या मैं पहले जैसा अपने हाथों से काम कर सकती हूँ ना? मन्नत को इस तरह रोता देख मीरा जी के भी आंखें भर गई। वह अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बिल्कुल मेरी बच्ची, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। एक एक करके सभी लोग मन्नत से मिलके वार्ड से बाहर चले गए। अब सिर्फ युग और मन्नत के सिवाय इस वार्ड में कोई नहीं था। मन्नत का
मुंह लटका ही था कि युग उसके पास आके उसके तरफ झुका और एक झटके से उसे गले लगा लिया। मन्नत पूरी तरह से शॉक्ड में थी। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये वही खड़ूस अड़ियल इंसान है जो मन्नत को तकलीफ चोट पहुंचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मन्नत को कुछ न रिएक्ट करता देख युग उसे पूरी तरह अपने बाहों में भर लिया, जिससे मन्नत को दर्द हुआ और उसके मुंह से जोर से आह निकला। उसके मुंह से आह सुन युग तुरंत पीछे हुआ और बड़े प्यार से पोलाइट आवाज में कहा, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? युग मन्नत के पास बैठा ही रहा कि तभी एक नर्स वार्ड के अंदर आई। आते ही बोली, सर पेशेंट को नाश्ता और दवाई का टाइम हो गया है, प्लीज़ आप कुछ टाइम के लिए इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। युग पास में जाकर सोफे पर बैठ गया, क्योंकि यह वार्ड वीआईपी वार्ड है जिसमें पूरी फैसिलिटी रूम में था। उस नर्स ने टेबल पर एक बाउल रखी। उस बाउल में पतला खिचड़ी था। उस खिचड़ी को देख मन्नत ने बुरा शक्ल बना ली। मन्नत की शक्ल युग अच्छे से देख पा रहा था कि उसे नर्स ने बाउल उठा चम्मच से खिचड़ी गोल गोल घुमाने लगी और एक चम्मच उठा मन्नत के मुंह के पास लगाई। मन्नत का मन तो नहीं कर रहा था, तो भी बेमन से उसने अपना मुंह खोली और एक चम्मच खिचड़ी खाई, जिसमें घी की स्मेल आ रही थी। मन्नत एक ही चम्मच खाई होगी, उसे उल्टी जैसा लगने लगा। नर्स ने जब दूसरा चम्मच खिचड़ी मन्नत के मुंह के सामने की तो मन्नत ने तुरंत मना कर दी, नहीं मुझे नहीं खाना। मन्नत को खाना खाना मना करता देख युग सोफे से उठा, मन्नत की ओर बढ़ गया। युग ने उस नर्स को इशारा किया बाहर जाने के लिए। युग का इशारा समझ नर्स बाहर चली गई। वहीं युग मन्नत के पास वाले स्टूल पर बैठा। जब युग एक नज़र उस बाउल की ओर देख फिर शांत आवाज में ही कहा, तुम जल्दी ठीक होना चाहती हो ना, तो तुम्हें यह खाना पड़ेगा। मन्नत रोने जैसी शक्ल बनाकर धीरे आवाज में बोली, पर मुझे यह अच्छी नहीं लग रही, इसमें जरा भी टेस्ट नहीं आ रहा। मन्नत बोल ही रही थी कि डॉक्टर निहारिका वार्ड के अंदर हाथ में फाइल ले आई। युग की तरफ देखकर बोली, मिस्टर बजाज, मिसेस बजाज को शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा, पर हाँ इन्हें घर पर बहुत ज़्यादा ही केयर करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं ना? युग डॉक्टर निहारिका के तरफ देख कहा, क्या खिचड़ी छोड़ के इन्हें कुछ और खाने में दे सकते हैं? मिस्टर बजाज, एटलीस्ट 2 दिन खिचड़ी खिलाना ही पड़ेगा, उसके बाद उन्हें खाने पीने की डाइट लिस्ट मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से इनके शरीर में कमजोरी आ गया है। डॉक्टर निहारिका इतना बोल वहाँ से चली गई। युग मन्नत को ज़बरदस्ती खिचड़ी खिलाने लगा, पर आज की यह ज़बरदस्ती खिचड़ी बड़ी केयर वाली थी। युग स्पून में खिचड़ी धीरे धीरे खिला रहा था। मन्नत भी अच्छे बच्चे की तरह खाने लगी। मन्नत को खाना खिलाने के बाद उसे मेडिसिन्स भी दिया कि तभी कमरे में मीरा जी आई और बोली, बेटा अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ दिन भर रहूँगी, तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है, तुम पूरी रात जगे हो, तुम्हारी हालत देखा है तुमने, तुम्हारी आंखें सब बयां कर रही हैं। मीरा जी का इतना कहना कि मन्नत एक टक युग को देखने लगी। उसे पता चल गया कि युग पूरी रात मन्नत के पास ही रहा है। इनफैक्ट सुबह के 10 बज गए। यह वही युग है जो बिना बात लिए सोता नहीं था। आज वह एक ही कपड़े में अभी तक है। मन्नत यही सब सोच ही रही थी कि उतने में नर्स वार्ड के अंदर आ गई। आते ही बोली, ऐसा कीजिए सभी लोग बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को स्पंज बाथ देना है। सभी लोग बाहर आ गए। मीरा जी ने युग और दादी को घर भेज दी और खुद मन्नत के पास रुक गई। युग मेंशन में आया। बिना देरी किए पहले तो अपने कमरे में गया, क्योंकि उसे अब शॉवर लेना था। युग वॉशरूम में जब गया, वॉल पे लगा बिग साइज का मिरर। युग ने अपने आप को उस मिरर में देखा। अपने कपड़ों पर
जो मन्नत के ब्लड के इतने धब्बे लगे हुए थे। युग अपने हाथों से अपने गर्दन पीछे की ओर ढकेला। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। युग लंबी सांस लिया और अपने दोनों हाथ कमर के रख मिरर में देखते हुए खुद से कहा, तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? क्या तुम भूल गई थी मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया? कैसे भूल सकती हो तुम? इतना बोल युग शावर चालू कर दिया। शावर के नीचे यूं ही खुद को ठंडा करने लगा। दूसरी तरफ मेहता इंटरप्राइजेस। नैना का आज जॉब का पहला दिन है। नैना आज सिंपल येलो कलर की पटियाला ड्रेस पहनी थी और बालों को हाई पोनी बना ली थी, जिसमें वह काफ़ी सुंदर दिखने लगी। नैना जब मेहता इंटरप्राइजेस के गेट के बाहर जाकर पहुंची तो उसका दिमाग और दिल दोनों अलग अलग सोचने पर मजबूर कर रहे थे। उसे बार बार मन्नत की याद आने लगा कि किस तरह युग बजाज ने उसकी एक गलती के वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब कर दिया। उसे भी यही लग रहा था कि कहीं ये मेहता इंटरप्राइजेस का बिगड़ैल मालिक मुझे बर्बाद ना कर दे। नैना ने खुद को बहुत तसल्ली दी, फिर खुद से बोली, नहीं नैना, मुझे डरना नहीं है। पहले 1-2 दिन काम करूँगी। अगर मुझे लगा कि ये आदमी ठीक नहीं है तो मैं तुरंत जॉब करना छोड़ दूँगी। नैना ने खुद को अच्छे से तैयार की और बिल्डिंग के अंदर चली गई। ऑफिस में पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे अमन के कैबिन में भेज दी। जब नैना अमन के कैबिन में पहुंची तो अमन स्माइल करते हुए नैना को हैंडशेक देते गुड मॉर्निंग विश किया। रिप्लाई में नैना ने गुड मॉर्निंग की। अमन ने कहा, नैना मैडम चलिए मैं आपको यहाँ के काम और कलीग सभी से मिलवा देता हूँ। इतना बोल अमन कैबिन से बाहर आया और सभी कलीग के पास लेकर गया। सबके साथ नैना का इंट्रोडक्शन करवाया। जवाब में नैना ने सबको हेलो की। अमन ने नैना के लिए कंप्यूटर डेस्क बता दिया और साथ ही साथ में यहाँ के काम कायदा नियम सब समझा दिया। नैना को सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सभी लोग उससे बड़े प्यार से इज्जत के साथ पेश आ रहे थे, जिससे नैना का भी मन लग गया। रेहान अभी तक ऑफिस आया नहीं था, जिस वजह से स्टाफ मस्त मजे चिल कर रहे थे कि तभी आधे घंटे के बाद जब रेहान ऑफिस का अंदर दखल हुआ कि सभी एकदम चुपचाप शांत काम करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सभी को रेहान की आदत पता है कि वह किस तरह से स्टाफ को ट्रीट करता है। जब रेहान अंदर चल रहा था कि सभी स्टाफ खड़े हो गए, साथ में नैना भी खड़ी हुई। रेहान जो बिना कुछ बोले एक नज़र सबको देख अंदर जा ही रहा था कि उसकी नज़र नैना पर पड़ गया। उसकी जो स्पीड थी वह स्लो हो गया और बिना कुछ कहे कैबिन के अंदर चला गया। शाम का वक्त, उधर युग हॉस्पिटल में ही था, डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा था। देखते देखते कब रात हो गया, बजाज मेंशन जाने की तैयारी होने लगी। युग और मन्नत मेंशन जा ही रहे थे क्योंकि मन्नत को बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है। युग मन्नत को ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में नहीं रख सकता। हॉस्पिटल के बाहर शेरा कार लेके आया। उस कार में शेरा ड्राइविंग कर रहा था, जिसमें युग शेरा के पास वाली सीट पर बैठा और मन्नत मीरा जी पीछे वाले सीट पर। मेंशन में रात का समय। युग के कहने पर डॉक्टर निहारिका ने मेंशन में एक नर्स अवेलेबल कर दी थी, जो कि मन्नत का देख रेख टाइम टू टाइम करे। नर्स के लिए गेस्ट रूम भी दे दिया गया था। और रही बात डॉक्टर निहारिका की, तो वह दिन में 2 बार आके चेक करेंगी। रात के 8 बजे उस नर्स ने युग के कमरे में मन्नत के लिए खिचड़ी और मेडिसिन्स लेकर आई। मन्नत को गोली लेफ्ट हैंड के शोल्डर पर लगा था, जिस वजह से उसके हाथ पर हैंड सपोर्ट आर्म स्लिंग प्रोडक्ट बेल्ट लगा हुआ था। मन्नत ने नर्स से कहा, तुम खाना रख दो, मैं खा लूँगी। नहीं मैम,
सर का स्ट्रिक्ट वार्निंग है, आपको खाना मेडिसिन्स दिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकती। गोली लेफ्ट हैंड में लगा है, राइट हैंड से खा सकता हूँ, तुम जा सकती हो। नर्स ने टेबल पर खाना लगा दी। यह खिचड़ी मीरा जी ने अपने हाथों से बनाई थी। मन्नत स्पून पकड़ बाउल में गोल गोल घुमाने लगी। मन्नत इस वक्त सोफे पर बैठी थी। जस्ट उसके पीछे युग आके रुका था, जो मन्नत की हरकत को कब से नोटिस किए जा रहा। मन्नत का बैक साइड युग के तरफ था। युग अपनी उंगली का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही नर्स कमरे से बाहर जाने को मुड़ी। वहीं युग मन्नत के सामने वाले सोफे पर बैठा और मन्नत के एक नज़र तक युग को नहीं देखी। युग उठा और मन्नत के पास आके बैठ गया। उसके हाथ से स्पून ले धीरे से कहा, लाओ मैं खिला देता हूँ। मन्नत बोली, नहीं मैं खा लूँगी। मन्नत ने ये शब्द बहुत धीरे से कही, जो कि युग तो सुन ही रहा था। युग इस वक्त कमरे में बाहर से आया था। कुछ देर पहले ही उसने शॉवर लिया था, जिससे उसका बाल गीले थे। जो वाइट शर्ट पहना था, ऊपर के 3 बटन खुले थे, जिससे उसका मस्कुलर बॉडी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उसकी कड़क जिम वाली बॉडी उस शर्ट के उभर के आ रहा था। अगर मन्नत की जगह कोई और लड़की होती तो कब का अपने आप को युग के हवाले सौंप दी होती, या तो युग को पाने के लिए सारी हदें पार कर देती। पर मन्नत को उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। युग मन्नत को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। मन्नत बहुत शांत हो गई थी, जो कि युग को उसका शांत रहना अच्छा नहीं लग रहा। मन्नत ही है जो युग की बात न मान अपनी मनमानी करती रहती है। युग को दिल्ली में जो मन्नत उसे परेशान करने के लिए क्या कुछ नहीं की, वे सब याद करने लगा। युग को तो उस सीन पर हंसी आ गया जब उन दोनों डॉग्स इंटीमेट हुए थे और मन्नत उन्हें अलग करने की कोशिश करने में लग गई थी। जो इस वक्त कमरे में शांति बना था, उस शांति को तोड़ते हुए युग बोला, वैसे तुम हर काम अधूरा ही छोड़ देती हो। युग का इतना कहना कि मन्नत उसकी ओर ध्यान से देखने लगी, मानो पूछना चाहती हो, मैंने ऐसा कौन सा काम अधूरा छोड़ दी हूँ। क्या हुआ, तुम्हें याद नहीं आ रहा? याद करो कौन सा काम मैं बोल रहा हूँ। मन्नत तो भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस यूं ही युग को देखने लगी। वो अपने मन में ही सोचे जा रही थी, आखिर यह युग का बच्चा क्या बोल रहा है, कौन से काम के बारे में पूछ रहा है। मन्नत को अभी भी कुछ न बोलता देख युग अपने मन में कहने लगा, कुछ तो बोलो, पर बोलो तुम, यूं ही खामोश अच्छी नहीं लगती। युग एक चम्मच खिचड़ी उठा मन्नत के मुंह के पास बढ़ाया। मन्नत अभी भी युग को ही देख रही थी। युग ने अपनी आंखों से इशारा किया चम्मच की ओर। तब जाकर मन्नत ने अपना मुंह खोली और एक चम्मच खिचड़ी खाई। युग ने खिचड़ी खिलाने के साथ फिर से कहा, क्या हुआ, तुम्हें याद नहीं आ रहा? मन्नत ने अच्छे बच्चे की तरह ना में गर्दन हिला दी। युग मुस्कुराया और कहा, तुम उस दिन विला में कोई तो हॉलीवुड मूवी देख रही थी। जब मैं तुम्हारे कमरे में आया तो तुमने टीवी ही बंद कर दी। वह मूवी मेरी अधूरी रह गई। ऐसे तो तुम्हारे बहुत सारे किस्से हैं जो मैं बताऊं तो पूरी रात ख़त्म हो जाएगा, पर तुम्हारे अधूरे काम ख़त्म नहीं होंगे। शॉकिंग की बात तो यह है कि तुमने उन बेचारे डॉग्स को भी नहीं छोड़ा। उन दोनों को रोमांटिक मोमेंट ख़राब करने का वहाँ चली गई। मन्नत ने बेचारा सा मुंह बना लिया और दूसरी ओर देखते बोली, आह, मुझे क्या पता था वह दोनों क्या कर रहे हैं। युग तिरछी स्माइल किया और कहा, आखिर तुम्हें पता क्या रहता है, ऐसे ही किसी के रोमांटिक पल खराब कर दोगी तुम। मन्नत अपनी आंखें छोटी करते हुए युग को देखने लगी और सफाई देते हुए बोली, सच में मुझे नहीं पता था वे दोनों क्या कर रहे हैं। तुमने देखा ना,
वह कैसे ब्राउन वाला डॉग वाइट वाले के ऊपर चढ़ गया था। मुझे लगा आज उसे जान से मार ही डालेगा। मन्नत बोलते बोलते क्या बोल गई उसे ही नहीं पता। उतने में पीछे से किसी ने कहा, कौन किसे मार डालेगा बेटा? वह कोई और नहीं मीरा जी थी। मीरा जी मन्नत की तबीयत देखने कमरे में आई क्योंकि नर्स बाहर लिविंग एरिया में थी, जिस वजह से मीरा जी एक चक्कर लगाने कमरे में आई। सोने से पहले एक बार मन्नत को देख ले। वही मीरा जी के मुंह से सुन मन्नत को अब अपने बोले पर शर्म आने लगा कि वह अब कैसे सफाई दे। सामने बैठा युग काफ़ी देर से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। मन्नत युग के तरफ देखने लगी कि वह उसके तरफ से सफाई में कुछ बोले। उसका उल्टा ही हो गया। युग गर्म लोहे पर दे मारा। उसने भी कहा, हमको भी बताओ तुमने इन दोनों डॉग्स को। इतना बोल बात को बीच में छोड़ जानबूझकर चुप हो गया। डेविल स्माइल किया। वह वही तो चाहता था कि मन्नत बक बक करे। मन्नत कैसे एक्सप्लेन करे उसे समझ नहीं आ रहा। तभी उसने बात बनाते हुए बोली, माँ आपको पता ही होगा कि गांव के डॉग कितने खतरनाक होते हैं। मीरा जी ने तुरंत कहा, बेटा क्या तुम्हें डॉग पसंद है? नहीं माँ, मुझे डॉग्स नहीं पसंद। मन्नत को लगा अब बात खत्म हो गई कि उतने में युग वापस कहा, वैसे गांव में वे दोनों डॉग्स क्या कर रहे थे? अब जाके मन्नत को समझ आ कि युग उसका टांग खींच रहा है। मन्नत एकदम चुप हो गई। उसे बोला नहीं जा रहा था कि उतने में मीरा जी ने वापस कहा, क्यों क्या हो गया था बेटा गांव में? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ था। गांव में 2 आवारा कुत्ते थे। इतना बोलते वक्त मन्नत युग को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। सामने बैठा युग हल्की हल्की स्माइल किए जा रहा था। मीरा जी को इस तरह उन दोनों का बॉन्डिंग देख काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह यही तो चाहती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अच्छा ठीक है, सब बात जाने दो, तुम दोनों खाना खाने के बाद आराम करो। इतना बोल मीरा जी कमरे से बाहर चली गई। वहीं युग जो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रखा था, अब वह हंस दिया। युग का इस तरह से मन्नत के ऊपर मजाक बना के हंसना मन्नत को गुस्सा आने लगा और वह गुस्से में बोली, तुम क्या एक नंबर के बुरे इंसान हो? युग शरारती अंदाज में कहा, अब इसमें मैं कहाँ से बुरा बन गया? उन दोनों डॉग्स की गलती है। वे दोनों खुले आम कर रहे थे। दूसरी गलती तुम्हारी, तुम उन दोनों के बीच में गई। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ से बुरा हुआ? मन्नत चिढ़ते हुए बोली, तो मुझे क्या पता था वे दोनों ये सब कर रहे हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जाती। युग रिएक्ट करते कहा, क्या? मन्नत अपनी नज़रें दूसरी तरफ करके बोली, मुझे नहीं पता, अब मुझे सोना है। इतने में युग ने मन्नत को एकदम अपने करीब कर लिया और एकदम स्लो वॉइस में कहा, मुझे पता है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम नहीं जाती। ये बोलते वक्त युग अपने हाथ से मन्नत के मुंह पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। जैसे मन्नत ने युग की तरफ देखी, युग भी उसे ही देखे जा रहा था। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को देखते रहे। युग के ऐसे देखने से मन्नत अनकंफर्टेबल फील करने लगी। तुरंत अपनी नज़रें दूसरी ओर कर ली। उसको ऐसा करता देख युग ने कहा, चलो अब सो जाओ, टाइम हो गया है, तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना बोली युग मन्नत को गोद में उठा लिया और बेड की ओर लेकर जाने लगा। युग का ये सॉफ्ट कॉर्नर देख मन्नत को अच्छा तो लग रहा था, साथ ही साथ में उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। युग ने मन्नत को मेडिसिन दे दिया, उसे बेड पर लेटा दिया और कमरे का लाइट ऑन ही रहने दिया, क्योंकि मन्नत को तो आदत है लाइट ऑन करके सोने की। युग कमरे से बाहर आकर लैपटॉप लिए सोफे पे बैठ कुछ काम करने लगा, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार उसने काम पर फोकस नहीं किया, जिस वजह से उसे ईमेल सब चेक करने थे।
करीब रात के 12 बजे के बाद युग ने अपना लैपटॉप बंद किया और कमरे में गया जहां मन्नत मेडिसिन्स लेने की वजह से वह पूरी गहरी नींद में सोई थी। युग पहले तो 5 मिनट उसे अच्छी तरह से देखा, फिर बगल में जाकर लेट गया, पर लाइट ऑन होने की वजह से युग को नींद आना मुश्किल हो रहा था। फिर युग ने सोचा, मन्नत तो सो गई है, क्यों ना लाइट बंद कर दूं, और युग ने कमरे का पूरा लाइट बंद कर दिया। रात के 2 बजे मन्नत ने नींद में ही करवट बदली। मन्नत के लेफ्ट साइड में गोली लगने की वजह से करवट बदलने में उसे दर्द होने लगा। जैसे उसे दर्द हुआ कि उसकी आंखें खुल गया। नींद में ही धुंधली आंखों से जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ से युग तुरंत उठ गया और साइड में टेबल लैंप का लाइट ऑन किया। युग तुरंत मन्नत को सीधा करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? क्या दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? मन्नत दर्द से कहराते हुए बोली, नहीं, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नींद में ही करवट बदली। जिस वजह से लेफ्ट साइड में गोली लगा है, उस साइड में दर्द करने लगा। मन्नत इतना बोलते उसकी आंखों में हल्का आंसू आ गया। युग मन्नत का उदास चेहरा देख समझ गया उसे सोने में दिक्कत हो रहा है। मन्नत आगे रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, तुमने लाइट क्यों बंद कर दिया? युग मन्नत को अपनी छोटी आंखों से घूरते देख रहा था और नींद भरी आवाज में कहा, मुझे अंधेरे में नींद आता है। मन्नत बोली, तो कहीं और जाकर सो जाओ। अच्छा, घर मेरा, बेड मेरा, और मैं कहीं और जाकर सो जाऊं? वाह, तुम्हारे जैसे मतलबी इंसान तो मैंने कहीं नहीं देखा। मन्नत अब अपने बोले हुए शब्द पर पछताने लगी। वैसे तुम्हें कब से डर लगने लगा? तुम तो लेडी भीम हो, जान पर खेल जाती हो, लोगों से लड़ाई झगड़े में भी भिड़ जाती हो, बहसबाजी में भी पीछे नहीं हटती, और तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? तुम्हें तो नहीं डरना चाहिए। युग बोल ही रहा था कि मन्नत लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पकड़ बेड से मुड़ने की कोशिश की। उतने में युग ने मन्नत के कमर को पकड़ एक झटके में अपने ऊपर कर लिया और धीरे से कहा, तुम्हें सोने में तकलीफ हो रहा है ना? युग के ऐसे खींचने से मन्नत युग के एकदम करीब हो गई। युग का इस तरह से छूने से मन्नत के शरीर में सिहरन की लहर दौड़ पड़ी। मन्नत के लिए यह सब एकदम नया नया था। मन्नत तुरंत अपने राइट हैंड से युग के हाथ को पकड़ छुड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें सोने में तकलीफ हो रहा है ना? तुम करवट नहीं ले पा रही हो। 1 मिनट, मेरे पास तरकीब है। मन्नत के कमर में हाथ डाले युग बिस्तर पर लेट गया और मन्नत उसके ऊपर आ गई और युग ने अपने एक हाथ से टेबल साइड लैंप बंद कर दिया। ये सब युग ने इतना जल्दी किया कि लगभग 1 मिनट में मन्नत का लेफ्ट हैंड युग के सीने पर था। मन्नत तुरंत उठने की कोशिश की, हकलाती हुई आवाज़ में बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा हेल्प। युग इतना बोल अपने दोनों हाथ से मन्नत की कमर को मजबूती से पकड़ लिया। प्लीज़ छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे ऐसे नहीं सोना, और प्लीज़ लाइट ऑन करो। युग बोला, अगर तुम चुपचाप सोई नहीं तो मैं इस घर का पूरा लाइट्स बंद करवा दूंगा और तुम्हें इस कमरे में बंद कर बाहर से कमरे को लॉक कर दूंगा। मन्नत चिढ़ते हुए बोली, ये क्या बकवास है? छोड़ो मुझे। ठीक है, तो तुम नहीं मानोगी। मोबाइल कहाँ है? शेरा को कॉल करता हूँ। पूरे घर का लाइट अभी इसी वक्त बंद कर दे। युग अपना हाथ आगे साइड टेबल पर बढ़ाया और अपना मोबाइल उठाकर शेरा का नंबर डायल करने ही वाला था कि मन्नत बोली, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं सोती हूँ। मन्नत अब युग को अच्छे से जानती थी। अगर बात नहीं मानी तो वह वही करेगा जो मैं मना करूँगी, इसलिए हार मान के हाँ बोल दी। अंधेरे में युग ने तिरछी स्माइल किया, जो कोई देख नहीं सकता। वही मन्नत उदास होकर बोली, लाइट बंद होने की वजह से मुझे नींद नहीं आएगा। युग बोला,
मैं हूं ना, तुम सो जाओ। मन्नत ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर युग के चेस्ट पर रख सोने की कोशिश करने लगी। ये मूवमेंट दोनों के लिए एकदम नया नया था। देखा जाए तो कमरे में एकदम शांति थी, पर वहीं दो दिलों की धड़कनें शोर कर रहे थे। कहने को तो दोनों शांत है, पर दोनों के दिलों की धड़कन शोर कर रहे थे। अंधेरे कमरे में अब ना युग को नींद आ रहा था और ना ही मन्नत को नींद आ रहा था। अंधेरे में एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे थे। वहीं युग की परफ्यूम की खुशबू मन्नत को मदहोश कर रहे थे। युग जानता था कि मन्नत सोई नहीं है। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लेडी भीम, अब सो जाओ। युग बोले और मन्नत चुप रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मन्नत ने तुरंत बात का जवाब दिया, तुम्हारी नज़र में मैं छोटा भीम दिखाई दे रही हूँ? मैंने कब तुम्हें छोटा कहा? मैं तो लेडी भीम कहा। मन्नत ने कहा, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो वही हुई ना। ये दादी नानी वाले डायलॉग्स कब से बोलना चालू कर दिया तुमने? आज से, अभी से। युग मुस्कुराया क्योंकि मन्नत उसके हर एक सवाल का इस तरह से जवाब दे रही थी। मन्नत जितनी बार बार कर रही थी, उसके होंठ युग के शर्ट के 3 बटन खुले होने के नाते मन्नत का होंठ बार बार खुली जगह पर टच हो रहा था। मन्नत ने काफ़ी दिनों से युग के परफ्यूम के पीछे ही पड़ी थी। धीरे से ही सही, पर मन्नत ने पूछी, तुम कौन सा परफ्यूम लगाते हो? सैटिन मूड मैशन फ्रांसिस, डनहिल एंड डिप्टिक, डकनी गोल्डन डिलीशियस फ्रेग्रेंस। युग न जाने कितने सारे परफ्यूम के नाम के साथ उसका ब्रांड और कौन सी कंट्री से है सब बता दिया। युग ने आगे कहा, मैंने जो इस वक्त लगाया है परफ्यूम नहीं है, बॉडी स्प्रे है। मन्नत युग की शक्ल देखना चाहती थी, पर अंधेरे में कैसे देखे। धीरे से बोली, स्प्रे भी होता है क्या? युग ने आगे कहा, तुम कौन सा लगाती हो? फॉग परफ्यूम। इसमें मैंने ब्लैक, ब्लू, रेड सब लगाई हूँ। अगली बार जब मेरा परफ्यूम आएगा तो साथ ही साथ में तुम्हारा भी आ जाएगा। अच्छा, अब सो जाओ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।